स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर, काफ़ी सारी सीरियल्स के अंदर आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, विच इज़ नोन एज साइकोपैथ। जहाँ पर दिखाया जाता है कि इन इंडिविजुअल्स के अंदर कोई भी सेंस ऑफ एम्पैथी नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, गिल्ट नहीं होता। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश होती है जहाँ पर ये कहा जाता है कि आर साइकोपैथ बॉर्न और मेड, वी मे फाइनली हैव द आंसर। अब देखिए, इस स्टडी के अंदर ब्रेन इमेजिंग स्टडीज की जाती हैं और हमारे ब्रेन के ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और देखा यह जाता है कि हाउ दीज पार्ट आर लिंक टू द पर्सनैलिटी ऑफ अ साइकोपैथ। अब देखिए, अगर हम बात करें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, इट इज रिलेटेड टू मोरल जजमेंट। सेकेंड, सिंगुलर कॉर्टेक्स, इट इज रिलेटेड टू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इमोशंस, जहां पर आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं कि आपने क्या गलती की, आपने क्या गलती नहीं की। द लास्ट वन इज टेम्पोरल लोब, इट इज रिलेटेड टू एम्पैथी। अब देखा यह गया कि जो साइकोपैथ की जो पर्सनैलिटी होती है, यहाँ पर सब जगह आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। यानी कि मोरल जजमेंट में वो वीक है, इमोशंस उनके बहुत वीक हैं, सेंस ऑफ एम्पैथी उनके पास में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये स्टडी हमें बताने की कोशिश करती है कि जो कंसेप्ट ऑफ साइकोपैथ होता है, इट इज लार्जली इननेट, बॉर्न मोर देन ब्रेड। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है साइकोलॉजी के अंदर, किसी भी बिहेवियर को बताने के लिए हम दो पहलू को हमेशा देखते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि जीन्स वर्सेस एनवायरनमेंट। तो आपके साथ जो भी कुछ होता है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स और जीन्स और इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ये स्टडी हमें बताती है कि इट इज लार्जली इननेट, यानी कि जेनेटिक रूट यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की गई है। ऑल्दो इट इज नॉट कंप्लीटली 100% ट्रू, क्योंकि देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग एनी काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये हमारी स्टडी हो गई। अब यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्सनैलिटी होती है, साइकोपैथ होता है, ये होता क्या है और इसका इमर्जेंस कैसे हुआ एंड हाउ इट इज डिफाइंड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब देखिए, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट होते हैं साइकोपैथ पर्सनैलिटी के। डेफिनेटली लैक ऑफ एम्पैथी उनके पास में रहेगा। ओके, इमोशंस काफी शैलो रहेंगे, मैनिपुलेटिव रहेंगे, क्लाउडनेस रहेगा, अगेन नो इमोशंस, नो सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रॉनिक लाइंग, लैक ऑफ रिमोर्स, कोई भी गिल्ट नहीं है। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। अब परेशानी क्या है कि जो टर्म होता है साइकोपैथ, इसको साइकोलॉजी के अंदर क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। आप देखेंगे हमारे पास एक प्रॉपर क्लस्टर है जहां पर अलग अलग तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिफाइन किया जाता है। यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन आल्सो क्लस्टर नंबर ए, क्लस्टर नंबर बी एंड क्लस्टर नंबर सी। क्लस्टर नंबर ए के अंदर उन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को रखा जाता है जहां पर आपका बिहेवियर काफी ऑड होता है या इसेंट्रिक होता है। यहाँ पर आपका बिहेवियर काफी इमोशनल होगा, यहाँ पर आपका बिहेवियर के अंदर एंजाइटी होगी और आपको डर लगेगा। अब इन सारे क्लस्टर्स के अंदर आप देखोगे साइकोपैथ पर्सनैलिटी का टर्म यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो टर्म है साइकोपैथ, इट लैक्स डायग्नोस्टिक कंसेंसस। कोई भी आप देखेंगे सिंगल यूनिवर्सल एग्रीड डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर टर्म की। जनरली हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से कि इमोशनल डेफिसिट होगा, इंटरनल पर्सनल ट्रेट होंगे, मैनिपुलेटिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, इंपल्सिव आप रहोगे, एंटी सोशल आप एक्ट करोगे, लेकिन कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, सबसे पहले जो टर्म इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय फिलिप पिनल। अब इन्होंने काफी पेशेंट को देखा, काफी लोगों को देखा और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि जो साइकोपैथ पर्सनैलिटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दे शोड सीवियर इमोशनल एंड मोरल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर रीजनिंग होती है। इट इज नोन एज मैडनेस विदाउट लॉस ऑफ रीजन। रीजनिंग उनकी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनके अंदर इमोशंस नहीं है। तो यहाँ से ये टर्म के बारे में ये बोलना शुरू कर दिया जाता है। अब देखिए, अभी तक मेडिकल है, यहाँ पर हम मोरालिटी के ऊपर नहीं आए, मेडिकल टर्म है, इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। इसके बाद सेकंड इंसान जो निकल के आते हैं 1941 के अंदर, आप देखिए हार्वे क्लेटली। अब ये इसको और डिफाइन करेंगे। ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपीयर होते हैं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल चार्मिंग, उनके पास इंटेलिजेंस भी है, यानी कि उनके पास रीजनिंग भी है, लेकिन एम्पैथी में लैक करेंगे, गिल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, इमोशनल डेप्थ नहीं होगी। दिस शिफ्टेड साइकोपैथी टुवर्ड्स इमोशनल एम्प्टीनेस, मोरल ब्लाइंडनेस। अभी भी देखिए क्लिनिकल तरीके से इन्होंने इनको डिफाइन किया है। तो ये जो दो लोग होते हैं साइकोपैथ पर्सनैलिटी को क्लिनिकल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे बात बिगड़ती जाएगी। अब होता क्या है, दुनिया के अंदर क्राइम, मीडिया, पॉप कल्चर, ये बहुत फेमस हो गया है। हम बात कर रहे हैं अबाउट लेट 20th सेंचुरी। अब होता क्या है, सीरियल के अंदर, क्राइम के अंदर, मूवीज के अंदर इस पर्सनैलिटी को काफी एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है।
बताया ही जाता है कि ऐसे लोग दे आर रिलेटेड टू वायलेंस, दे आर रिलेटेड टू मर्डर, डेंजर। तो इस तरीके से लेबलिंग हो गई। तो एक जो टर्म था विच इज क्लिनिकल, नाउ इट हैज बिकम द कोर्ट रूम कि आप तो क्रिमिनल है, और इट हैज बिकम द सिनेमा आल्सो। तो सिनेमा ने क्या किया, इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से लेबल करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी काफी मूवीज के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली वो साइकोपैथ पर्सनैलिटी नहीं होती है। आप देखेंगे डर मूवी के अंदर बाजीगर, रमन नावला, तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्टेंसेस दिखेंगे जहां पर दिखाया जाता है कि साइकोपैथ पर्सनैलिटी किस तरीके से काम करती है, और इन सब की वजह से क्लिनिकल तरीके से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए। तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है अभी इस वक्त, वो क्या चाहती है, वो कहती है कि हम साइंटिफिक रहेंगे, वी आर साइंटिफिक, वी आर नॉट मॉडल। तो हम किसी भी टर्म को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि हम उसको कहेंगे तो सोसाइटी उसको लेबल करना शुरू कर देगी, सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा क्रिएट हो जाएंगे। अब साइकोलॉजी इसको डिफाइन नहीं कर पाई, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होता है उसको डिफाइन नहीं कर पाई, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो साइकोपैथ पर्सनैलिटी होती है, इट इज मोर और लेस लिमिटेड टू दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। इसको आसपास रखा गया है टू एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि आप इसमें ऐसे कुछ काम करते हैं, आपके बिहेवियर कुछ ऐसे होते हैं विच इज एंटी सोशल इन नेचर। अब जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इट इज डिफाइंड अंडर द क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमारे पास क्लस्टर बी, क्लस्टर सी डिसऑर्डर्स होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर जो एंटी सोशल आपको देखने को मिलेगा, इसके जो ट्रेट होते हैं लगभग इट इज रिलेटेड टू साइकोपैथी। तो साइकोपैथी यू कैन सी इट ओवरलैप मोस्ट विथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट इट इज नॉट आइडेंटिकल, उसके जैसा नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत बताने के लिए ताकि आसान हो सके और हम इसको समझ सकें, इस वजह से हमने इसको इसके आसपास यहाँ पर रखने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात ये निकल के ये आती है कि इसका रूट क्या है, वेदर इट इज जेनेटिक और वेदर इट इज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो होता क्या है, देखिए हमारे पास काफी सारे न्यूरोसाइंस ऐसे रिवील करती हैं, जैसे अभी जो हमने स्टडी हमको बताई, जो ब्रेन इमेजिंग स्टडीज है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो एरियाज होते हैं ये काफी आपके वीक हो जाते हैं, यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। तो इसका मतलब जेनेटिक रूट है इस चीज का। इसके अलावा हम ये कहने के बाद इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि इसका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपके पास इमोशंस होंगे, लेकिन आप उनको फील नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा, आपके अंदर फियर कंडीशनिंग नहीं होगी। जनरली हमें डर लगता है किसी चीज से, इनके अंदर डर नहीं होगा, उस डर से फिर ये सीख नहीं पाएंगे। ब्लर एमिगडाला रिस्पॉन्सेस, यानी कि आपके इमोशंस सही तरीके से काम करेंगे नहीं। इमोशनल मेमोरी आपकी बिल्कुल भी वीक होगी, यानी कि कोई भी मेमोरी, इमोशनल मेमोरी जनरली हमारी स्ट्रांग होती है। मान लीजिए कोई इवेंट हो गया या कोई इंसिडेंट हो गया विच इज डीपली इमोशनल, आपको याद रहता है क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन इनके अंदर देखा गया है कि वीक इमोशनल मेमोरी टैकिंग इनके पास में रहता है। सो दिस इज द एम्पैथी ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्सनैलिटी। इसकी वजह से लैक ऑफ गिल्ट रहेगा, पुअर लर्निंग फ्रॉम पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट इनको समझ में आएगा ही नहीं, फियर कंडीशनिंग है नहीं, कैलकुलेटेड रादर देन इम्पल्सिव बिहेवियर आपको इनको देखने का मिलेगा। तो इस तरीके के हमारे कुछ फीचर्स होते हैं, और जेनेटिक एनवायरमेंटल दोनों रूट आपको इसको देखने को मिलेंगे। अब साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए अलग अलग हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्टडीज होती हैं, इनको बोला जाता है ट्विन स्टडीज। अब ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पर देखा जाता है कि जो बच्चे जो ट्विन्स होते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स लगभग सिमिलर हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ट्विन स्टडीज में देखा गया है ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये फीचर देखा गया, साइकोपैथ पर्सनैलिटी हमको देखने को मिला था। देखा ये गया कि उनके जो फादर होते हैं, मदर होते हैं या जेनेटिक रूट होते हैं, उनके अंदर भी सेम और सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक रूट है। साइकोपैथोलॉजी जो होती है इट इज बॉर्न इन नेचर, लेकिन डेफिनेटली हम एनवायरनमेंट का रोल भी डिनाई नहीं कर सकते। अब ये होता क्या है साइकोलॉजी के अंदर, देखिए कोई भी बिहेवियर हो, अगर मान लीजिए आपका आईक्यू बचपन से ही आपका आईक्यू बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स आईक्यू है आपका 120, इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट सही नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि ये आईक्यू 100 हो जाए, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो हो सकता है ये आईक्यू 140 हो जाए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, माहौल, सोसाइटी, इसका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में शेप करता है आपके एक्सप्रेशन। ओके, तो किस तरीके के माहौल के अंदर आप हैं, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर वी कैन नॉट ओनली आल्सो डिनाई द रोल ऑफ एनवायरमेंट आल्सो, हम उसको मना नहीं कर सकते। एनवायरमेंट कैन नॉट रिलायबली बिल्ड द सेम न्यूरल पैटर्न फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन एनवायरमेंट उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो किसी भी बिहेवियर के लिए आप देखिए जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस डिबेट में अगर हम देखें तो जेनेटिक का थोड़ा सा आप देखोगे वेटेज आपको हाई देखने को मिलेगा। तो एक रिसेंट रिसर्च थी जो हमने देखी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इसी तरीके के और कंसेप्ट अगर समझना चाहते हैं, पेपर 2 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे इन वेलबींग और मेंटल डिसऑर्डर्स। यहाँ पर हम उनका हर एक डिसऑर्डर का
प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इन क्लासिफिकेशन को हम अपने क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में करते हैं। नया बैच आप देखेंगे, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th of January। विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अपडेट के लिए रेगुलर बेसिस पर कोई आपकी क्वेरी हो साइकोलॉजी को लेकर, तो आप इस आईडी में मैसेज कीजिए, या आप जो रेगुलर अपडेट होती है रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, उनको पढ़ने के लिए आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।